Hi friends, this is Lokendra Nagotra and welcome again to our YouTube channel Ask Juris. Today we are going to discuss the jurisdiction of civil courts which is given under section 9 of Code of Civil Procedure. In today's lecture हम लोग jurisdiction क्या होता है उस चीज को समझेंगे. jurisdiction के टाइप्स को हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और उसके कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं कि पार्टीज किसी कोर्ट को जुरिस्डिक्शन प्रोवाइड कर सकती है या नहीं कर सकती है, या किसी कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं होता है, उस केस में क्या होता है. सो व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड जुरिस्डिक्शन? ओरिजिन ऑफ द जुरिस्डिक्शन इज फ्रॉम लैटिन वर्ड विच इज जुरिस्डिक्शियो. जुरिस का मतलब होता है लॉ एंड डिक्शियो का मतलब होता है सेइंग. So the literal meaning of jurisdictio is saying of law. Now comes to the jurisdiction. What is jurisdiction? Jurisdiction क्या होता है? Jurisdiction होता है is the power of court or the authority of court. किस चीज के लिए? To hear, to determine a cause, to adjudicate or exercise any judicial power in relation to the matter in issue. मतलब कोर्ट का ऐसा पावर या कोर्ट की ऐसी अथॉरिटी जिसके तहत कोर्ट किसी मैटर को सुनेगा, उस चीज में डिटरमाइन करेगा कि क्या इश्यूज हैं, उस चीज को एडजुडिकेट करेगा और जो भी उस चीज से रिलेटेड उसके पास जुडिशियल पावर्स हैं उन सभी चीजों को एक्सरसाइज करने की जो अथॉरिटी कोर्ट के पास होती है वही कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होता है. ऑल्सो देयर इज अनदर डेफिनेशन ऑफ जुरिस्डिक्शन which is it is the extent of authority of a court to administer justice prescribed with reference to the subject matter, pecuniary value and local limits of it. This means the court has the power or the authority to administer justice, लेकिन उस चीज को अपने pecuniary limits के अंदर, उसके जो subject matter जो दिए गए हैं लॉ के अंदर, या फिर उसकी जो टेरिटोरियल लिमिट्स दे रखी हैं उनके हद में रहते हुए उन्हें जस्टिस जो है एडमिनिस्टर करना होता है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केस में जुरिस्डिक्शन को डिफाइन किया हुआ है. द केस इज उज्जैन बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी AIR 1962. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 4 चीजों को इंक्लूड किया है जुरिस्डिक्शन की डेफिनेशन में. पहली चीज है कि कोर्ट विल इंक्वायर इनटू द फैक्ट्स, then the court will apply the law, whichever law is applicable to the current fact situation. Then the court will pronounce a judgment on it, and then the court will also execute its order. So the definition of jurisdiction according to this case is that the jurisdiction is the power or authority of the court to inquire into the facts, to apply the law and to pronounce a judgment and to carry it into execution. इसके बाद देयर आर सम सिचुएशंस विच कि यदि मान लीजिए किसी कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है ही नहीं, यदि किसी कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है तो किन्हीं भी पार्टीज के बीच में किसी भी प्रकार का समझौता, कोई भी एग्रीमेंट, या मान लीजिए किसी पार्टी ने कंसेंट दे दी कि चलिए 2 पार्टी मिलकर आपस में डिसाइड कर लिए कि चलिए एक काम करते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं और हम दूसरी पार्टी कोलकाता में रहती है, लेकिन उनके लिए, दोनों के लिए ज्यादा कन्वीनियंट क्या हो जाएगा कि उसका बीच का रास्ता, कोई भी बीच की, मान लीजिए XYZ कोई प्लेस है, उन्होंने बीच आपस में डिसाइड कर लिया कि एग्रीमेंट के तहत कि हम इस कोर्ट में अपना केस जो है अपना मैटर को सॉल्व आउट कर लेंगे. तो इस केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि jurisdiction is conferred by law and no parties can confer the jurisdiction to any civil court. उसके बाद यदि मान लीजिए किसी कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है तो क्या पार्टीज उस जुरिस्डिक्शन को आउस्ट कर सकती हैं, उस जुरिस्डिक्शन को ना मान के किसी दूसरे कोर्ट में जहां जुरिस्डिक्शन नहीं है वहां पे अपना केस ले जा सकती है? तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नो. Jurisdiction is always conferred by law and can only be ousted by law. So no consent or no agreement between parties can oust the jurisdiction of any civil court. Also in case of ABC Laminart versus AP Agency AIR 1989, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि मान लीजिए 2 पार्टीज आपस में कंसेंट कर लेते, कंसेंचुअली या फिर एग्रीमेंट करके किसी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन को आउस्ट करती है तो दैट वुड बी अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी
दैट वुड बी अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, और सेक्शन 28 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी इसी चीज से डील करता है कि एनी एग्रीमेंट with respect to restraint of any legal proceeding shall be void। अब मान लीजिए कि एक नहीं दो कोर्ट के पास jurisdiction, दो या दो से ज्यादा कोर्ट्स के पास jurisdiction है, तो what will happen in this case? In this case, parties will have an option to choose one court among the two courts which have jurisdiction। So मान लीजिए कोई पर्टिकुलर आप इशू रेज हुआ है और सूट फाइल हो गया है। अब उस सूट के लिए जुरिसडिक्शन कोलकाता में भी हो सकता था, और कोलकाता के भी सिविल कोर्ट में सूट फाइल कर सकते थे, और बॉम्बे के सिविल कोर्ट में भी आप सूट फाइल कर सकते थे। तो इस केस में पार्टीज यदि आपस में एग्री कर जाती हैं या चूज कर जाती हैं कि हमें कोलकाता के सिविल कोर्ट में ही जो है अपने सूट को फाइल करना है और सारी प्रोसीडिंग्स वहीं से करना है, देन दिस agreement will be a valid agreement। So parties can choose or agree to go on a particular court for the disposal of their matter in issue। सेम चीज जो है सुप्रीम कोर्ट ने ग्लोब ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस त्रिवेणी इंजीनियरिंग वर्क्स 1983 के केस में भी कहा था। ये वाला जो एग्रीमेंट होगा वो वैलिड होगा, लीगल होगा और एनफोर्सिएबल भी होगा। ये आप केस का नाम भी लिख सकते हैं, हकम सिंह वर्सेस गैमॉन इंडिया लिमिटेड AIR 1971। इसके बाद आता है कि व्हाट हैपेंस इफ कोर्ट सिविल कोर्ट हैज नो जुरिसडिक्शन एंड दैट सिविल कोर्ट हैज पास्ड द डिक्री। इनहेरेंट लैक ऑफ जुरिसडिक्शन का केस है। मान लीजिए किसी कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन शुरू से था ही नहीं और उन्होंने डिक्री पास कर दिया, तो क्या होगा? ऐसी डिक्री जो कहलाती है नलिटी कहलाती है, विच विल हैव नो इफेक्ट। उस डिक्री का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा और ऐसा माना जाएगा कि कोई भी ऐसी डिक्री पास नहीं की गई है। इसको बोलते हैं कि कोरम नॉन जुडिस। जब किसी कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन ही नहीं होता है और वो उसने मैटर को एंटरटेन कर लिया है, तो उसे बोलते हैं कोरम नॉन जुडिस। उसका लिटरल मीनिंग होता है नॉट बिफोर द जज। लेकिन मान लीजिए ये तो इनहेरेंट लैक ऑफ जुरिसडिक्शन का केस था कि उनके पास बिल्कुल भी जुरिसडिक्शन नहीं था। मान लीजिए कि कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन था लेकिन उन्होंने प्रॉपरली अपने जुरिसडिक्शन को एक्सरसाइज नहीं किया है, या कहीं पे इरेगुलरिटी उन्होंने प्रोसीडिंग्स के दौरान इरेगुलरिटी की हुई है या कुछ भी, तो इस केस में जो डिक्री होगी वो इनवैलिड नहीं हो जाएगी, उसका इफेक्ट रहेगा, लेकिन उसको इन लेटर स्टेज उसे रेक्टिफाई किया जा सकता है, उसे सुधारा जा सकता है। अब आता है डिसीजन एज टू जुरिसडिक्शन। एक सब टॉपिक है जुरिसडिक्शन का, कि मान लीजिए किसी कोर्ट के पास कोई भी सूट आता है, तो उस कोर्ट में जुरिसडिक्शन है या नहीं है, उस कोर्ट के पास उस पर्टिकुलर सूट को, उस पर्टिकुलर मैटर को ट्राई करने का जुरिसडिक्शन है या नहीं है, ये पावर भी सेम कोर्ट के पास होगा जिस कोर्ट में आपने कोई सूट या एप्लीकेशन या अपील दायर की हुई है। तो इनिशियल अजम्पशन जो होता है वो कोर्ट के फेवर जुरिसडिक्शन है इसी फेवर में जाएगा कि उस पर्टिकुलर कोर्ट में जुरिसडिक्शन है टू ट्राई द पर्टिकुलर मैटर। उसके बाद द डिस्प्यूट विद रिस्पेक्ट टू द जुरिसडिक्शन शैल बी डिसाइडेड एट द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग। आप ऐसा नहीं कर सकते कि प्रोसीडिंग चल गई सालों चल गई और उसके बाद आप जुरिसडिक्शन के इशू को रेस कर रहे हैं कि भाई इस कोर्ट के पास तो जुरिसडिक्शन था ही नहीं कभी, उसके बाद भी कोर्ट ट्राई कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। कभी भी यदि जुरिसडिक्शन से रिलेटेड आपको कोई भी इशू होता है, किसी सामने वाली पार्टी को इशू होता है, तो दैट डिस्प्यूट शुड बी डिसाइडेड at the commencement of the proceeding and not later on। And when the jurisdiction of the court is challenged, the same court has inherent jurisdiction to decide the state question। ये तो मैंने बता ही चुका हूं आपको। उसके बाद होता है कि every court is not only entitled but bound to decide its jurisdiction। ये एक केस है सुप्रीम कोर्ट का जहां पे उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि एंटाइटल्ड ही नहीं, कोई भी सिविल कोर्ट जुरिसडिक्शन के डिस्प्यूट को लेकर सिर्फ एंटाइटल्ड नहीं है कि आपको डिसाइड करने का आपके पास हक है, बल्कि दैट कोर्ट इज आल्सो बाउंड, आपको करना ही करना है। यदि मान लीजिए कोई भी डिस्प्यूट रेज होता है जुरिसडिक्शन को लेके, तो आप ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि दैट कोर्ट विल डिसाइड द मैटर जुरिसडिक्शन है या नहीं है। केस का नाम है MS हसनुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 1979। ऑल्सो एक और पॉइंट यहाँ पे हमें नोट करना चाहिए कि जुरिसडिक्शन है या नहीं किसी कोर्ट के पास, हम कैसे कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा, किन ग्राउंड्स पे कोर्ट डिसाइड करेगा कि भाई मेरे पास जो है इस पर्टिकुलर मैटर को या इस पर्टिकुलर सूट को सुनने का अधिकार है या नहीं, जुरिसडिक्शन है या नहीं।
तो दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एलिगेशंस मेड ऑन प्लेंट ओनली। ओके, सिर्फ प्लेट्स में जो एलिगेशंस दे रखे हैं दैट विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर टू डिसाइड कि जुरिसडिक्शन है या नहीं। और जो डिफेंडेंट ने रिटर्न स्टेटमेंट में अपने एलिगेशंस या फिर अपना जो बचाव किया है जिस भी तरीके से, वो मैटर बिल्कुल नहीं करेगा जुरिसडिक्शन के इशू को डिसाइड करने के लिए। उसके बाद आ जाते हैं हम काइंड्स ऑफ जुरिसडिक्शन में। तो टेक्निकली 3 तरीके के जो होते हैं जुरिसडिक्शन होते हैं, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन एंड सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन। एक और होता है ओरिजिनल और एफिलिएट जुरिसडिक्शन। अभी हम उसको, ये चारों जो है जुरिसडिक्शंस को हम अभी देखेंगे, चारों तरह के जुरिसडिक्शंस को। तो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन क्या होता है? This jurisdiction refers to the geographical boundary limits of the court to decide cases। सिंपल है कि जो geographical boundaries है, ये जो geographical boundaries वाला वर्ड है, आप इस चीज को territorial jurisdiction से कनेक्ट कर लीजिए कि एक हर, जैसे कि एक स्टेट होता है, स्टेट्स की बॉर्डर होती हैं, उसमें भी स्टेट्स के अंदर क्या होते हैं, डिविजन्स होते हैं, डिविजन्स के अंदर भी क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर सब डिविजन्स होते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आपको ये सारे जो डिवीजन है, किस तरीके से टेरिटरीज डिवाइड होती हैं, वो दिया हुआ है, डिफाइन किस तरीके से होती हैं। तो सेम लगभग यहाँ पे भी वही चलेगा। तो जो प्रैक्टिकली जो लैंड वाला जुरिसडिक्शन होता है वो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में कवर होता है। कि मान लीजिए कोलकाता में कोई केस है, तो कोलकाता की बाउंड्री के अंदर जो सिविल कोर्ट होगा, कोलकाता में कुछ भी चीज होती है तो वहां का जो सिविल कोर्ट होगा वो वहीं पे ट्राई होगा, बॉम्बे में ट्राई नहीं होगा, क्योंकि दोनों की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं बिल्कुल अलग अलग। दूसरा होता है पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन। द वर्ड पेक्यूनियरी मींस मनी, हेंस इट रिफर्स टू द पावर्स ऑफ द कोर्ट टू डिसाइड केसेस दैट आर विद इन मॉनेटरी लिमिट्स। हमने सेक्शन 6 में देखा था इसके पहले वाले लेक्चर में कि जो हर कोर्ट की अपनी एक पेक्यूनियरी लिमिट होती है, उससे ऊपर दैट कोर्ट विल नॉट हैव द पावर टू डिसाइड द केस। तो सेम चीज है यहाँ पे कि मान लीजिए किसी सिविल जज जूनियर डिवीजन का जो पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन की लिमिट कितनी है, 50,000 है मान लीजिए। तो यदि मान लीजिए कोई भी एक ऐसा मैटर आता है जो कि मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर आता है और उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा हो जा रही है, जो रिलीफ मांगा जा रहा है उसमें उसकी वैल्यू को 50,000 से ज्यादा दिखाया जा रहा है, देन दैट द कोर्ट ऑफ जूनियर डिवीजन विल हैव नो पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन। और इस केस में भी जो है वो केस कोर्ट जो है सूट को ट्राई नहीं कर पाएगा। तीसरा होता है सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन। It refers to the power of the court to try the cases related to a particular subject। यहाँ पे सिंपल है, सब्जेक्ट मैटर क्या है किसी कोर्ट का। मान लीजिए कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट से डील करने के लिए एक स्पेशल कोर्ट बना दिया गया है, तो क्या वहां पे आप रेवेन्यू कोर्ट्स के मामले, रेवेन्यू के मामले ले जा सकते हैं क्या? नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत जो स्पेशल कोर्ट बनाया हुआ है उसका सब्जेक्ट मैटर एक लिमिटेड है। रेवेन्यू कोर्ट्स होते हैं, रेवेन्यू कोर्ट में आप जनरल जो सिविल मामले होते हैं उनको नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये बाइफरकेट किया हुआ है हर चीज के लिए, स्पेशल कोर्ट्स बनाए हुए हैं, उनकी सब्जेक्ट मैटर को डिसाइड कर दिया गया है कि रेवेन्यू कोर्ट सिर्फ रेवेन्यू के मैटर से डील करेंगे। रेंट कंट्रोल अथॉरिटी बना दी गई है, तो रेंट कंट्रोल मान लीजिए कि किसी का रेंट फिक्स करना है, रेंट में कुछ भी फिक्स करना है, स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करना है, तो नॉर्मल सिविल कोर्ट उसको नहीं करेगा। कौन करेगा? जो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी बनाएगी, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर स्पेसिफिकली सब्जेक्ट मैटर जो रेंट का दिया हुआ है वो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी को दिया हुआ है। उसके बाद आता है ओरिजिनल और एपलेट जुरिसडिक्शन। तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन क्या होता है कि ऐसा पावर ऑफ द कोर्ट टू टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ एनी मैटर इन द फर्स्ट इंस्टेंस। इसमें जो कीवर्ड है वो फर्स्ट इंस्टेंस है। कोई भी मैटर होता है उसका जुडिशियल नोटिस यदि पहली बार जहां लिया जाएगा वो ओरिजिनल माना जाएगा, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। तो जिन कोर्ट्स के पास मैटर्स को बिल्कुल फर्स्ट इंस्टेंस में उसका जुडिशियल नोटिस लेने का पावर होता है उनका ओरिजिनल जुरिसडिक्शन होता है। और एपलेट जुरिसडिक्शन ऐसा पावर ऑफ द कोर्ट होता है टू डिसाइड द अपील ऑफ केसेस दैट द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैव ऑलरेडी डिसाइडेड। मतलब कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ने एक बार मैटर को डिसाइड कर चुका है, उसकी अपील होगी और उस अपील को एंटरटेन करने का जिस कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन होगा वो उसका एपलेट जुरिसडिक्शन होगा। सिंपल। उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 9 पे, जो कि जुरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स की बात करता है कि किन केसेस
Now let's come to section 9 of CPC, which deals with the jurisdiction of civil courts in India. It says that the court shall, subject to the provisions herein contained, have jurisdictions to try all suits of a civil nature, excepting suits of which their cognizance is expressly or impliedly barred. तो दो कंडीशंस यदि फुलफिल हो जाती हैं तो किसी भी सिविल कोर्ट के पास किसी भी सूट को ट्राई करने का जुरिसडिक्शन आ जाता है। वो दो कंडीशंस क्या क्या है? पहला कि सूट शुड बी ऑफ सिविल नेचर, और दूसरा जो कि कॉग्निजेंस ऑफ इट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। इसका क्या मतलब होता है वो चीज देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि सूट ऑफ सिविल नेचर क्या चीज होती है, इस बला को हम समझ लें पहले, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपके पास क्वेश्चंस आ जाते हैं एमसीक्यूज में कि चार टाइप के आपको सूट दे दिए जाएंगे या मैटर्स दे दिए जाएंगे, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा सिविल नेचर का सूट है, इनमें से कौन सा सिविल नेचर का सूट नहीं है। या फिर इस तरीके से पूछा जा सकता है कि किस चीज का जो है जुरिसडिक्शन बार्ड है या नहीं है, इम्प्लाइडली बार्ड है या नहीं है। ये सारी चीजें आपको देखना है। तो सूट्स ऑफ सिविल नेचर क्या होता है वो चलिए देखते हैं। सूट्स ऑफ सिविल नेचर को समझने के लिए हम एक केस, सुप्रीम कोर्ट के केस का रेफरेंस लेंगे, विच इज पीएमए मेट्रोपॉलिटन वर्सेस मोरन मार्थोमा AIR 1995। इस केस में बताया गया है कि सूट्स ऑफ सिविल नेचर क्या होते हैं। तो लेट्स रीड इट आउट। If it involves determination of vested rights and obligations of a citizen, this is within the domain of private law as distinct from rights and obligations related to criminal or political matter and public laws। मतलब सीधा है कि जो भी सिटीजन्स के राइट्स जो कि उसमें वेस्टेड राइट्स से डील करेगा या फिर उसके ऑब्लिगेशंस जो हैं उन चीज को डिटरमाइन करेंगे, वो सारी चीजें हैं सिविल नेचर में, और ये जो है प्राइवेट लॉ का पार्ट है। इसमें सेक्शन 9 में दो एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं। एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि a suit in which the right to property or to an office is contested is a suit of a civil nature। सिंपल सा बोल दिया है उसने कि यदि किसी भी सूट में प्रॉपर्टी के राइट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है या किसी ऑफिस के राइट से लेके कोई क्वेश्चन होता है तो वो सूट सिविल नेचर का होगा, भले ही notwithstanding भले ही that such right may depend entirely on the decision of question as to religious rights or ceremonies। भले ही उस सूट का जो डिसीजन होगा वो किस चीज से डिसाइड होगा, कि कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो कि रिलीजियस होगा, प्योरली रिलीजियस होगा, या प्योरली सेरेमोनियल होगा, किसी सेरेमनी से रिलेटेड होगा, या किसी रिलीजियस राइट से भी रिलेटेड होगा। यदि वो क्वेश्चन पे डिपेंडेंट है, क्या चीज डिपेंडेंट है, कोई ऑफिस का राइट या फिर किसी प्रॉपर्टी का राइट, तब वो जो सूट होगा वो सिविल नेचर का कहलाएगा। टू एक्सप्लेन फर्दर एक्सप्लेनेशन 2 को ऐड किया हुआ है। एक्सप्लेनेशन 2 क्या बोलता है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इट इज इमटेरियल वेदर और नॉट एनी फीस आर अटैच्ड टू द ऑफिस रिफर्ड टू इन एक्सप्लेनेशन 1 और वेदर और नॉट सच ऑफिस अटैच्ड टू अ पर्टिकुलर प्लेस। मतलब कि जो एक्सप्लेनेशन 1 में ऑफिस वाला पोर्शन मेंशन किया हुआ है उस चीज के लिए यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है कि इट इज इमटेरियल, कि उस ऑफिस से कोई फीस रिलेटेड है या नहीं, उस ऑफिस में कोई जो भी पर्सन रह रहा है उसे कुछ फीस मिलेगी या नहीं, या कोई रेम्यूनरेशन मिलेगा या नहीं, या वो ऑफिस किसी पर्टिकुलर प्लेस से अटैच्ड होगा या नहीं। ये सारी चीज मतलब भले ही वो किसी पर्टिकुलर प्लेस में ऑफिस ना हो या उसमें कोई फीस नहीं मिल रही हो, तब भी वो ऑफिस की कैटेगरी में आ जाएगा, जो कि एक्सप्लेनेशन 1 में मेंशन किया गया है। अब देखते हैं कि ऑफिस क्या होता है। ऑफिस की भी एक डेफिनेशन जो है, एक्चुअली ऑफिस को डिफाइन किया हुआ है एक केस में। द केस इज श्री सिन्हा रामानुजन जीर वर्सेस श्री रंगा रामानुजा जीर, AIR 1961 का ये केस है। ऑफिस की एसेंशियल कंडीशंस सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मान लीजिए कि जो उसका होल्डर है, ऑफिस होल्डर है, इफ ही इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू डिस्चार्ज सर्टेन ड्यूटीज जो कि उसके ऑफिस से अटैच्ड हैं और जिनके नॉन ऑब्जर्वेंस के लिए ही मे बी विजिटेड विद पेनल्टीज। मतलब हो सकता है कुछ फाइन लगा दिया जाए, पेनल्टी जरूरी नहीं कि फाइन के तौर पे ही हो सकता है कि उसे उस ऑफिस से निकाल दिया जाए। तो ये इस तरह से यदि कोई भी पेनल्टी अब उसके नॉन ऑब्जर्वेंस जो कि उसके ऑब्लिगेशंस हैं उस ऑफिस से अटैच, यदि उनका नॉन ऑब्जर्वेंस होता है तो उससे पेनल्टीज दी जा सकती है। यदि ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो उसे हम ऑफिस की जो डेफिनेशन है उसमें ला सकते हैं। किस चीज के लिए? एक्सप्लेनेशन 1 को समझने के लिए। तो फीस इमटेरियल है, प्लेस भी जो है इमटेरियल है।
अच्छा, इस चीज का रीजन क्यों है कि मान लीजिए कि ऑफिस वाले राइट्स को दे दिया, आपको सूट्स ऑफ सिविल नेचर मान लिया है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट्स को सूट्स ऑफ सिविल नेचर मान लिया है, लेकिन इन्होंने बोला है कि जो कि प्योरली कास्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, प्योरली कास्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, या फिर किसी पर्टिकुलर सेरेमनी से या रिलीजियस, प्योरली रिलीजियस क्वेश्चन होंगे, तो उनको सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं माना गया। उसका रीजन क्या होता है कि ऐसे राइट्स जो कि या तो सोशल कोड ऑफ कंडक्ट या मोरल कोड ऑफ कंडक्ट से गवर्न होते हैं और उन्हें किसी भी तरीके का कोई लीगल सैंक्शन नहीं मिला होता है, तो ऐसे केसेस में टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ कोर्ट, इन केसेस को सिविल नेचर के केसेस सूट में नहीं शामिल किया गया है। अब दूसरी चीज ये होती है, जो दूसरा पार्ट था डेफिनेशन का, पहला पार्ट तो ये हो गया था कि सूट ऑफ सिविल नेचर क्या होता है, उस चीज को हमने समझ लिया है। अब दूसरा पार्ट है कि जिसका कॉग्निजेंस एक्सप्रेस्ड या इम्प्लाइडली बार्ड ना हो, तो हम सबसे पहले समझेंगे कि एक्सप्रेसली बार्ड या इम्प्लाइडली बार्ड क्या होता है। तो एक्सप्रेस्ड बार्ड क्या होता है कि मान लीजिए किसी एनेक्टमेंट में, किसी भी लॉ में, किसी भी स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट में क्लियरली दे दिया गया है कि सिविल कोर्ट में इस तरह के सूट्स को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, तो वो क्या हो गया है, इसको कहेंगे हम कि दैट पर्टिकुलर सूट इज एक्सप्रेसली बार्ड। ठीक है, तो उसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी का आप देखेंगे, हम अभी आगे पढ़ेंगे। सेक्शन 11 में रेस जुडिकेटा का कॉन्सेप्ट दिया गया है कि यदि मान लीजिए कोई भी सेम सब्जेक्ट मैटर वाली चीज, जिसका सब्जेक्ट मैटर सेम हो या फिर जिसका मैटर इन इशू सेम हो, और वो एक बार एक केस डिसाइड कर लिया गया है किसी भी कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट के द्वारा, तो उस केस में दोबारा उस सूट के का जो प्रोसीडिंग है उसको बार किया जाता है। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 293, एक इनकम टैक्स एक्ट में दे रखा है कि मान लीजिए कोई भी असेसमेंट, इस सेक्शन के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किसी भी तरीके का कोई असेसमेंट किया हुआ है, तो उस असेसमेंट को किसी भी सिविल कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से जहां पे सिविल कोर्ट में किसी भी मैटर या किसी भी इशू या किसी सूट को एंटरटेन करने के लिए मना किया गया है किसी कोई प्रोविजन में, तो वो एक्सप्रेसली बार्ड कहलाता है। दूसरी चीज आ जाती है इम्प्लाइडली बार्ड क्या होता है। तो इम्प्लाइड बार ये माना जाएगा कि कोई जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है या पब्लिक पॉलिसी है, इन कारणों से मान लीजिए कुछ टाइप के जो केसेस होते हैं उसमें सिविल कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं करता है, और दूसरी चीज सिविल कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन भी नहीं होता है, ऐसे केसेस को इम्प्लाइडली बार्ड कहते हैं। वो अलग से कहीं लिखा नहीं होगा किसी एक्ट में, किसी लेजिस्लेशन के द्वारा ऐसा कहीं भी नहीं लिखा होगा, किसी स्टैट्यूट में नहीं लिखा होगा कि सिविल कोर्ट्स इस तरह के मैटर को एंटरटेन नहीं करेंगे या उनके पास जुरिसडिक्शन नहीं होगा, तब भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ और पब्लिक पॉलिसी उन मैटर्स को सिविल कोर्ट डील नहीं कर सकता। इससे रिलेटेड एक केस भी है, धुलाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, 1969 का केस है, जिसमें इम्प्लाइड बार को लेके सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मान लीजिए किसी स्पेशल स्टैट्यूट के अंदर, स्पेशल एक्ट के अंदर कोई किसी पर्टिकुलर कॉज के लिए सफिशिएंट और जो है रेमेडी प्रोवाइड की गई है, स्पेशल रेमेडी प्रोवाइड की गई है या सफिशिएंट रेमेडी प्रोवाइड की गई है, और एक्सप्रेसली वहां पे सिविल कोर्ट के जुरिसडिक्शन को आउट नहीं किया गया है, तब भी उस केस को हम इम्प्लाइडली बार्ड माना जाना चाहिए। ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था। केस का नाम है धुलाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। ऑल्सो इम्प्लाइड बार और एक्सप्रेस बार से रिलेटेड एक दो चीजें हैं कि मान लीजिए इन केस ऑफ एक्सप्रेस बार एडिक्वेसी और सफिशिएंसी ऑफ रेमेडी प्रोवाइडेड इन स्पेशल कोड और एक्ट इज रेलेवेंट बट नॉट डिसाइसिव। मतलब कि मान लीजिए आपको स्पेशल एक्ट में या स्पेशल के अंदर आपको कोई रेमेडी दी हुई है और वहां पे एक्सप्रेसली आपका जो है जुरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट को बार कर दिया गया है, तो ये सारी चीजें हम कंसिडर कर रेलेवेंट तो हो जाएंगी कि भाई आपके पास एडिक्वेट रेमेडी इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में नहीं दे रखी है, तो रेलेवेंट होगी, लेकिन उस चीज को डिसाइड करने के लिए कि सिविल कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन होगा या नहीं होगा, जबकि उसमें बार दे रखा है एक्सप्रेसली, तो रेलेवेंट बस होगा। लेकिन इम्प्लाइड वाले केस में जहां पे इम्प्लाइडली बार्ड है, वहां पे किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में कोई भी रेमेडी एडिक्वेट है या नहीं, सफिशिएंटली वो रेमेडी प्रोवाइड हो रही है या नहीं, ये रेलेवेंट के साथ साथ डिसाइसिव भी होगा। डिसाइसिव का मतलब ये कि यदि मान लीजिए ये प्रूव हो जाता है कि एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जहां पे इम्प्लाइडली बार्ड है जुरिसडिक्शन सिविल कोर्ट का, वहां पे रेमेडी सफिशिएंट नहीं है या इनफ नहीं है, उस केस में सिविल कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन आ जाएगा। इसके बाद जो है कुछ लिस्ट ऑफ केसेस दे रखे हैं कि कौन से सूट सिविल नेचर के होंगे, कौन से सूट सिविल नेचर के नहीं होंगे। तो द फॉलोइंग आर सूट्स ऑफ सिविल नेचर। कौन कौन से सूट सिविल नेचर के होंगे? जैसे जो राइट्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी होंगे, ऐसे सूट्स रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी,
relating to worship, right to worship, relating to taking out of religious processions, suits relating to right to share in offerings, suits for damages for civil wrongs, suit for specific performance of contracts और for damages for breach of contract. इस तरह के सूट्स जो है सिविल नेचर के होंगे. स्पेसिफिक रिलीफ के लिए जो सूट होगा या रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए जो सूट्स होते हैं, ये सारे सूट्स जो हैं सिविल नेचर के कहें माने जाएंगे. डिसोल्यूशन ऑफ मैरिजेस, सूट्स फॉर रेंट एटसेट्रा. और कुछ कौन से केसेस ऐसे हैं जो सूट्स ऑफ सिविल नेचर के नहीं होंगे, उनकी लिस्ट भी यहाँ पे मैंने दे रखी है. जैसे कि जो प्रिंसिपली कास्ट क्वेश्चन इन्वॉल्व है, ऐसे केसेस जहां पे द मेन क्वेश्चन इज ऑफ कास्ट, तो इन केसेस में क्या है, कोई लीगल सैंक्शन है नहीं इन मैटर्स को डिसाइड करने के लिए. इस कारण से ये सूट्स ऑफ सिविल नेचर नहीं होंगे. मान लीजिए कोई सूट है जो प्योरली रिलीजियस राइट से, सेरेमनी से डील करता हो, ऐसे केसेस भी जो है सूट्स ऑफ सिविल नेचर के नहीं होंगे. या सिर्फ मेरा डिग्निटी और ऑनर की बात, मान लीजिए मैं चला गया किसी, मान लीजिए मैं कल को कलेक्टर बन गया और मुझे मैं अपने गांव वापस गया, वहां जाके मैं बोलने लगा नहीं अब तो मैं कलेक्टर बन गया, तो मेरी डिग्निटी वाली बात हो गई, मेरी ऑनर, आप मुझे ऑनर प्रोवाइड कराएं, आप मुझे मतलब इज्जत दें, सब लोग हाथ जोड़े मेरे सामने आते और मैं सूट फाइल कर दूं किसी के कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, कि भाई मैं जब इतना बड़ा आदमी हो गया हूं, मैं जाता हूँ गांव और मेरा सम्मान नहीं करते. तो ये सारी चीजों के लिए भी जो है ये सिविल नेचर के सूट्स में नहीं आएगा. बहुत मजाकिया एग्जांपल दिया है मैंने ऐसे. खैर उसके बाद जैसे सूट्स फॉर रिकवरी ऑफ वॉलंटरी पेमेंट्स और ऑफरिंग, आपने खुद की मर्जी से किसी को पेमेंट कर दिया, उसके रिकवरी के लिए आप कोर्ट के पीछे बैठ गए भैया कि हमारा पैसा दिलवा दीजिए. इस तरह के जो है सूट्स जो होते हैं वो सिविल नेचर की कैटेगरी में नहीं आते हैं. तो जुरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स में सेक्शन 9 होता है, एक्सप्रेस बार, इम्प्लाइड बार, सूट्स ऑफ सिविल नेचर, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. थैंक यू.